हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा उपरिव्यय। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में ओवरहेड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में आज हम चैप्टर 7 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको अपरिव्यय का अर्थ, ठीक है, इसके प्रकार और इसी के जो चैप्टर है उसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपके बीकॉम के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक बुक है, ठीक है, जिसमें आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल पढ़ने होते हैं। ठीक है, पहले हम आपकी थ्योरी वाली सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हैं कि अपरिव्यय का अर्थ। अपरिव्यय मतलब होता क्या है, ओवरहेड्स होता क्या है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम तथा अप्रत्यक्ष व्यय का योग अपरिव्यय कहलाता है। क्या? अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय का योग होता है जो वो अपरिव्यय कहलाता है। अपरिव्यय से आश्चर्य, किससे? अपरिव्यय से आश्चर्य उत्पादन होने के बाद होने वाले ऊपरी व्यय से है। ठीक है, इस प्रकार बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्पादन अथवा सेवा का मूल लागत लेखांकन में अपरिव्यय कहते हैं। कि जो उत्पादन होता है और सेवा का जो मूल लागत होती है ना लेखांकन में, उसे अपरिव्यय कहते हैं। ठीक है, अपरिव्यय में प्रमुख रूप से तीन मध्य अपरिव्यय, अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम तथा अप्रत्यक्ष व्यय ही शामिल होती हैं। कि तीन मुख्य रूप से तीन मध्य शामिल है। उसमें कौन कौन सी? एक अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय। ठीक है, ये कह रहा है कि लागत लेखांकन में अपरिव्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जो लागत लेखांकन है उसमें अपरिव्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन कौन सा है? जो कि निम्न प्रकार है। किस प्रकार है वो हम इसके प्रकार देख लेते हैं। किसी में अब इसके प्रकार बता गए। प्रकार कौन कौन से हो गए? चार्ट्स के अनुसार आप देख सकते हैं। अपरिव्यय के प्रकार तीन प्रकार में से बांटा गया है। एक है हमारा कारखाना अपरिव्यय, कार्यालय अपरिव्यय और विक्रय एवं वितरण अपरिव्यय। ठीक है, ये वितरण है। ठीक है, वितरण अपरिव्यय, ये तीन भागों हमने से बांट दिया। अब तीन भागों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपने लिखेंगे। सबसे पहले आता है कारखाना अपरिव्यय। तो इसमें लिखा हुआ है कि वस्तु का उत्पादन मुख्य रूप से कारखानों में होता है। ठीक है, सबको पता है वस्तु का उत्पादन मुख्य रूप से कारखानों में होता है। कारखानों में होने वाले स्पष्ट व्यय जो अपरिव्यय का ही रूप है उन्हें कारखाना अपरिव्यय कहते हैं। कारखाना अपरिव्यय में मशीनों की घिसावट, व्यय, मरम्मत, तेल, ग्रीस, किराया, बीमा, ठीक है, नट बोल्ट, वेतन, प्रयोगशाला आदि पर होने वाले व्यय, इनके सब में जैसे कि मशीनी घिसावट में व्यय होता है। ठीक है, मरम्मत में व्यय होता है, तेल व्यय, ग्रीस, किराया, बीमा, जो उसके वेतन देना होगा, प्रयोगशाला आदि पर होने वाले व्यय को कारखाना अपरिव्यय कहते हैं। अपरिव्यय में प्रथम स्थान पर कारखाना अपरिव्यय को ही शामिल किया जाता है। यानी कि इसे प्रथम स्थान पर सबसे पहले कारखाना अपरिव्यय को शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कार्यालय आ जाएगा हमारा, उसके बाद विक्रय और वेतन। ठीक है, पढ़ लेते हैं कि कार्यालय। तो कार्यालय अपरिव्यय कैसे है? उत्पादन करने वाली संस्था के प्रशासन संबंधी समस्त व्यय को कार्यालय अपरिव्यय में शामिल करते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि इन व्ययों को मुख्य रूप से कार्यालय के संबंधित सभी व्यय जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था एवं ग्राहकों की सेवा भाव आदि से संबंधित समस्त व्यय होते हैं। कि इसमें कौन कौन से व्यय हो? एक तो इसमें प्रशासनिक व्यवस्था एवं ग्राहकों की सेवा भाव आदि से संबंधित समस्त व्यय होते हैं। कार्यालय के उपकरण जैसे कि कैलकुलेटर, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर होगा तथा बैंकिंग व्यय, स्टेशनरी होगी से संबंधित समस्त व्यय को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जो कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है कि शामिल किया जाता है फिर है कि कार्यालय उपव्यय तक की लागत जोड़ने के बाद आने वाले व्यय के उत्पादन को लागत भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो कार्यालय उपव्यय तक की लागत जोड़ने के बाद आने वाली व्यय के उत्पादन की लागत, ठीक है, भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें आ गया हमारा कौन कौन सा हो गया? कारखाना अपरिव्यय हो गया, एक हमारा हो गया कार्यालय अपरिव्यय, हमारा जाता है विक्रय एवं वितरण अपरिव्यय जो किसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि वस्तुओं को
बेचने में सहयोग से संबंधित होने वाली व्यय को विक्रय एवं वितरण अपरिव्यय कहते हैं। देखो विक्रय का मतलब होता है कि वस्तु को बेचना, ठीक है। वितरण का मतलब किसी को बांटना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इन व्ययों में विज्ञापन, नमूने हो गया, किसी को दान हो गया, मतलब बैंकिंग भाड़ा हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, यात्रा का व्यय हो गया, व्यय भुगतान वसूली से संबंधित व्यय को इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ग्राहकों को अनेक सुविधाएं भी इन्हीं उपव्यय में शामिल होती है। अब फिर क्या है कि विक्रय एवं वितरण अपव्यय तक की सभी खर्चों को जोड़ने के बाद आने वाली लागत को कुल लागत कहा जाता है। कि इन सबको जोड़ने के बाद जो लागत आती है उसे कुल लागत भी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आने वाले सभी खर्चे क्रेता के होते हैं, विक्रेता का इसमें कोई खर्चा नहीं होता। उनके इसके बाद भी अगर कोई खर्चे आएंगे, इसके बाद अगर कोई खर्चे आते हैं तो विक्रेता के खर्चे होंगे, विक्रेता के कोई खर्चे नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसमें चैप्टर में आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इसमें वो हो जाता है आपका कि अपरिव्यय को बंटवारा हेतु आधार। इनके अपरिव्यय को बंटवारा करने हेतु कोई आधार, इनके कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आधार होते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि वास्तविक व्यय का आधार हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर हो गया, इस संपत्ति मूल्य के आधार पर भी हो सकता है, इस समय के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, विभागों के आधार पर, या फिर घंटों के आधार पर, या फिर आप कह सकते हो कि मजदूरी श्रम के आधार पर, तकनीकी अनुमानों के आधार पर भी हो सकता है, और सेवा के आधार पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका ये 7 चैप्टर अपरिव्यय वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।